ध्यान दीजिए बाबू, उसको मत कहिए बेटा, उसको हम नहीं बोलते, आप लोग समझते नहीं है। देखिए, तो बार बार कौन एंट्री मार रहा है? फ्लक्स। कल हम लोग फ्लक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, बाकी उसके बारे में पढ़े नहीं थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्लक्स एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है, फ्लक्स एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जब हम उसे धातु धातु शोधन के समय अयस्क में मिलाते हैं। समझिए क्या बता रहे हैं? फ्लक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे धातु शोधन के समय अयस्क में मिलाते हैं, जिससे अशुद्धियां हटाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। आप लिख सकते हैं इस तरह, हम बाकी बना के लिख दे रहे हैं। ठीक है बाबू, देखिए आप लोग का क्वेश्चन है आपका फ्लक्स। ये पेपर में आपसे फ्लक्स नहीं पूछेगा, है ना, नॉट अभी भी यही क्वेश्चन। यह एक रासायनिक क्या है? प्रक्रिया है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे धातु शोधन, बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, बात ना, धातु शोधन के समय किस में मिलाते हैं बाबू? अयस्क में मिलाते हैं। समझे? ताकि उसमें मौजूद गैंग को हटा सके। हो गया ना खत्म, बस फाइनली कुछ नहीं, इसमें ध्यान देना। फ्लक्स को मिलाते हैं किस लिए? तो गैंग को हटाने के लिए। किस में मिलाते हैं? अयस्क में मिलाते हैं। आप लोगों को समझ में कुछ आया है? समझ में महिला? फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं है? साधारण पढ़ा दिए आप लोगों को, निस्तापन, भर्जन, अंतर बता दिए आप लोगों को, धातु शोधन क्या है वो भी लिखवा दिए कल। आज की क्लास में आपका फ्लक्स क्या है बता दिए। पूरी तरह से क्या हो गया? शुद्ध हो गया ना? अब धातु शुद्ध हो गया। कुछ कुछ आपको मिलेगा थी, सोडियम धातु का निष्कर्षण, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण, उसका विद्युत देखिए, जो सक्रियता श्रेणी के ऊपर में तत्व आते हैं, जो सक्रियता श्रेणी के ऊपर में तत्व आते हैं, उन्हें निष्कर्षण करने के लिए, यानी शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। विद्युत अपघटन विधि से आप दो उतार लीजिएगा मटेरियल में से, एक सोडियम का, एक एल्युमिनियम का, प्रक्रिया उतार लीजिएगा। बाकी उस पर कंसेप्ट थोड़ा बहुत रखिएगा, कमांड, बाकी ठीक है, समझे। बाकी इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, हम पढ़ेंगे एनोडीकरण। क्या पढ़ेंगे? एनोडीकरण। एनोडीकरण निकालिए बाबू, एनोडीकरण। एनोडीकरण समझिए, क्या पढ़ेंगे? एनोडीकरण। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? समझिए, एनोडीकरण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, किसी धातु के सतह पर, किसी भी धातु के सतह पर उसको मोटाई, उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उस पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है। समझ गए? इसी प्रक्रिया को कहते हैं कुछ एनोडीकरण। यानी यदि हम किसी धातु को एनोडीकरण करते हैं तो क्या होता है? मजबूत होता है। समझे आप लोग? उसका वेट ज्यादा हो जाता है। तो मोटाई बढ़ता कैसे है? तो उस पर क्या चढ़ाई जाती है? ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड चढ़ाई जाती है। तो किसी भी धातु के सतह पर चढ़ाई गई ऑक्साइड की परत को ही, चढ़ाई गई ऑक्साइड की प्रक्रिया को ही एनोडीकरण कहते हैं। फिर बता रहे हैं, किसी धातु के सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। सिंपल। क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि वह क्या हो? मजबूत रहे। समझे आप लोग? अब ध्यान दीजिए, आप बताओ बाबू कि एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम पर किसकी पर चढ़ाएंगे हम लोग? ऑक्साइड के। तो क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए आपको सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबोया जाता है, H2SO4 में डुबोया जाता है। उसके बाद उस पर क्या चढ़ जाती है? आपका ऑक्साइड। उस तरह से हमें मिलता है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। लिख देते हैं बाबू, सुनिए ध्यान से। किसी धातु के
सतह पर ये क्या लिखे हैं, किसी धातु के सतह पर, कोई भी मेटल है उसके सतह पर ऑक्साइड की परत को चढ़ाने की, ऑक्साइड की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडिक होता है। मतलब याद रखिएगा खाली ऑक्साइड और धातु दो चीज याद रखिएगा तब याद हो जाएगा। धातु पर क्या चढ़ाएंगे, ऑक्साइड की परत, चाहे ऑक्साइड को चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, इसको मजबूत करने के लिए। अब ध्यान दीजिए बाबू, एल्युमिनियम का जब एनोडीकरण किया जाएगा, जब एल्युमिनियम का एनोडीकरण किया जाएगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस पॉइंट को देखिएगा, हम क्या बता रहे हैं, जो पेपर पूछे बता रहे हैं आपसे। एल्युमिनियम को एनोडीकरण करने पर वह Al2O3 यानी अल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाती है। समझे, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब कुछ पॉइंट उसका होगा नोट में। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता कैसे है, उसको किस में डुबाया जाता है, H2SO4 में, उसको लिख दिया जाए। ठीक है, लेकिन बाबू एल्युमिनियम धातु का एनोड लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर एनोड पर ऑक्सीजन के कारण कैसा होती है, इसको आप याद कर लिया ना, जैसे प्रक्रिया हो गया, ये कैसे कैसे किया जाता है। देखा लिखे, समझो उसको, इस समझने वाली बात है। एक मिनट इसको समझिए। एनोडीकरण किसे कहते हैं, किसी धातु के ऊपर चढ़ाई गई ऑक्साइड की परत को ही एनोडीकरण कहते हैं। किसी धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ये हो गया। एल्युमिनियम को एनोडीकरण करने पर क्या बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। देखिए बनता कैसे है, प्रक्रिया लिखा गया है। एल्युमिनियम धातु का क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं। अब दरवाजा खोल लिया आप लोग, हमको भी लग रहा है हिला है, को लग रहा है छोड़ दो बाबू, खोल दीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, हम आप लोगों को, हाँ ऐसा देखो बाबू, उसको बंद कर, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, छोड़ो। सुनिए बाबू, हम लोग एनोडीकरण पढ़ के छोड़ दिए थे, याद करो। बताइए एनोडीकरण किसे कहते हैं, धातुओं के ऊपर, चाहे धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण। धातुओं के सतह पर ऑक्साइड की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया करते हैं चढ़ाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण। एनोडीकरण के लिए बताइए, एल्युमिनियम का जब एनोडीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो विधि होती है दो द्रव्य के लिए होती है, एक होता है एल्युमिनियम के लिए, एक होता है मैग्नीशियम के लिए। समझे, एनोडीकरण का मुख्य क्या है, उसके क्यों एनोडीकरण करते हैं, हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं बाबू एनोडीकरण, धातु को मजबूत बनाने के लिए, समझ गए, धातु के ऊपर जंग ना ले इसके लिए। तो एग्जाम पूछेगा कि धातुओं से जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, एनोडीकरण। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स बा, बट एक तरह सिखाओ तो नहीं कि धातु को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। समझे, उसमें क्या, वो जल के संपर्क में भी नहीं करेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से क्या हो जाएगा आपका, ऑक्साइड के परत। जब तक ऑक्साइड के परत रहेगा वो थोड़ा सा हेवी मजबूत हो जाता है और जल के संपर्क में या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिस कारण उसमें जंग नहीं लगता है। तो एनोडीकरण आप लोग को सिखा दिए थे, समझे बाबू आप लोग। तो एनोडीकरण का प्रयोग किसके लिए हम करते हैं, ये करते हैं एक एल्युमिनियम और एक
मैग्नीशियम के लिए, है ना। एक अल्युमिनियम के लिए, एक मैग्नीशियम इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग क्या कहोगे ना, एनोडीकरण किसे कहते हैं? धातुओं के सतह पर ऑक्साइड के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। सिंपल संक्षेप में हो गया। और देखिए एल्युमिनियम का एनोडीकरण करने पर क्या होता है? एल्युमिनियम का करते हैं, एल्युमिनियम के एक रॉड लेते हैं एनोड बना करके, समझे, और उसको डालते हैं कुछ सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद वो क्या बन जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। यानी एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए उसे कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। हो गया पूरा। अब देखेंगे भाई मेरे, हम लोग इसका लाभ, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इससे होने वाले लाभ क्या क्या हो सकते हैं बताइए तो। एनोडीकरण से लाभ क्या है? पहला ये हो सकता है, जंग से बचा सकते हैं। और बताइए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नमी, यह मजबूत हो जाता है। कैसा हो जाता है? समझे, यही तो लाभ है ना। जब भी ऑक्साइड करते हैं, एल्युमिनियम को ऑक्साइड करते हैं, क्या हो जाता है? मजबूत। कोई भी मेटल को अगर ऑक्साइड चाहते हैं उसके परत उसके ऊपर, तो क्या होता है? मजबूत हो जाता है। अब पढ़ते हैं मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। यसद लेपन, इसके बाद पढ़ेंगे संचारण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? संचारण। यसद लेपन या जस्तीकरण, बाबूरे, यसद लेपन या जस्तीकरण, या इसे कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बाबू आ रहा है। देखिए यसद लेपन, लेपन कहते हैं भाई, यसद लेपन या फिर जस्तीकरण या अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन, ये अंग्रेजी वर्ड है। इसी अंग्रेजी वर्ड को शब्द लिखा था कुछ ही में, हिंदी में गैल्वेनाइजेशन। तो आपसे पूछ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये भी पूछ सकते थे, आप हटाइएगा मत। यसद लेपन, जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, सब एक ही बात होता है, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। कोई अगर धातु की वस्तु है, कोई भी वस्तु, जैसे धातु कोई गाड़ी है, उसके ऊपर क्या करना है कि जो जस्ता होता है, जस्ता ना जिंक के, तो जस्ता का लेप लगा देते हैं, चाहे जस्ता का एक पतली परत चढ़ा देते हैं। वो चढ़ाने से होता क्या है कि उसमें जंग नहीं लगता है। जो भी लोहा की कोई भी वस्तु हो, उस पर अगर आप जस्तीकरण, जस्ता का जो होता है, और उस पतली परत चढ़ा देंगे, माने पेंट मार देंगे जस्ता का ला करके, तो उसमें क्या नहीं हो पाएगा, उसमें जंग नहीं लग सकता है, वो बच सकता है। यानी क्या कह सकते हैं इसको, हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बाबू? लोहे से जंग से बचाने के लिए काशी बाबू जस्ता के ना, देखिए अपने से बनाए थोड़े से ऐसा लिख रहे हैं, समझ गए। किसी लोहे के वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता का पतली परत ना, सॉरी, क्या हो रहा है बकैती, पीटेंगे तो तीनों को पीटेंगे, तुम फिक्स है। समझ गए। लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जस्ता का पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। या फिर संक्षेप में क्या बोलिएगा, धातुओं के ऊपर, कहां बाबू, धातुओं के ऊपर जस्ता का पतला परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। कोई भी धातु हो,
उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं? जस्ता की पतली परत चढ़ा देंगे, क्या नहीं लगेगा उसमें? जंग नहीं लगेगा। जंग से क्या रहेगा? सुरक्षित। तो लिखेगा चीज, किसी भी चाहे कोई भी लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जस्ता का पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को उसके ऊपर, ठीक है, उसके सतह पर जस्ता का पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। आप ऐसे लिखिए चाहे जैसे बोले वैसे लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? इसका उपयोग क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए करते हैं ना जी। इसका लाभ बताइए क्या क्या है? पहला, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। और बताइए कुछ, नमी कर दें, नमी के संपर्क में नहीं जा पाता है। देखते हैं आप लोग घर पे जो खिड़की चाहे दरवाजा होता है उसका पेंट क्यों करता है? लोहे की जो वस्तु पेंट क्यों करता है? पेंट जंग नहीं पकड़ेगा उसमें, वही ना, जंग पकड़ देगा होता है, वो धीरे धीरे जंग उसको खा जाता है, खाने को पूरा झड़ जाता है, उधर देगा गल जाता है, खराब हो जाता है। तो उसी से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो दिया कि जस्ता का लेप लगाते हैं। जस्ता का लेप क्यों लगाते हैं? यानी जस्तीकरण क्यों करते हैं? जंग से सुरक्षित रखने के लिए। तो आपको जंग से बचाने के दो उपाय, कौन कौन उपाय? एक, एनोडीकरण ही जंग से बचाने का उपाय है। दूसरा, गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। तो धातुओं के ऊपर जस्ता का पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। चाहे धातु के कोई भी वस्तु, चाहे लोहे की कोई भी वस्तु, उसके ऊपर जस्ता का पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? जस्तीकरण कहते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर यशद लेपन कहते हैं। सब बात सेम है। इसमें कोई बाबू छोटा कोई पॉइंट्स इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? जंग से बचाना, ऑक्सीजन से संपर्क नहीं जा पाता है, नमी के संपर्क से बचाना ये नहीं करता है। नमी के संपर्क में तो कोई भी लोहा आएगा तो क्या हो जाएगा? जंग था लेगा। तो ऊपर से रही तार पेंट, तो पहले पेंट ना तू भेंट कर पेंट क्या कही कि जा लौट जा का जी? कोई दिक्कत है जी? कोई आपके ऊपर कोई मान के चलिए कोई पत्थर फेंका, आप बीच में लगा दिए कवच, तो जब कवच लगा दिए तो कवच क्या लेगा? टेकअप कर लेगा नहीं कर लेगा? कोई बॉडीगार्ड क्यों रखता है आगे? बॉडीगार्ड क्यों रखता है? बाउंसर, ताकि कोई भी वार है तो पहले वो टच करे, उसके उससे गुजरे तब आपके पास आएगा। बेचारा ये तो खुद बाउंसर है। देखिए, गैल्वेनाइजेशन को उतार लीजिएगा, वो इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे। चलिए बाबू, क्या बोलते हैं समझिए। संक्षारण क्या है? आप लोग इससे पहले संक्षारण अभिक्रिया बता दी है, वही तो है ये भी चीज, समझ रहे हो? अब ध्यान दीजिए आप लोग, संक्षारण कहते किसे? कोई भी धातु जब खराब हो जाती है, जब उसमें जंग लग जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? संक्षारण हो गया, मतलब संक्षारित हो गया। मतलब सिंपल में अगर हम लोग बोले तो जंग लगना, किसी धातु में जंग लगना ही क्या कहलाता है? संक्षारण। संक्षारण का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो संक्षारण मतलब होता है खराब हो जाना, क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, इसी का जो कहते हैं संक्षारण। कौची की नष्ट हो जाना, कौची खराब हो जाना, कौची झड़ जाना? लोहा। तो स्पेशली क्या पढ़ते हैं? धातु नहीं पढ़ रहे हैं। धातु, धातु ही आएगा, लोहा आएगा, और धातु तो आएगा नहीं। और धातु में कौन जंग लगता है? इसमें कभी जंग लगेगा? हमारे स्केच में नहीं लगेगा। जैसा है वैसा ही है। तो हम लोग पढ़ते संक्षारण क्या है, तथा इसका लाभ है, हानि, कारण क्या, उसको बचाव का उपाय क्या है? इसका बचाव के सब बता दें आपको। इसका बचाव क्या है, बचाव का उपाय क्या बाबू? तो सबसे पहले संक्षारण क्या है समझिए। जब धातु वायुमंडल में उपस्थित कुछ बाबू ऑक्सीजन, नमी, अम्ल और इत्यादि, जब धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी, अम्ल, SO2 इत्यादि के कारण, छोड़ दो, इत्यादि के बाबू
नष्ट या क्षय होने लगती है तब हम इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कर। पढ़िए इसको ध्यान से सुनिए। जब धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी, अम्ल, SO2 ये भी खराब होता है, मालूम है ना। SO2 अम्ल वर्षा कारण इसका भी जिम्मेवारी होता है ना। SO2 इत्यादि कारण जब नष्ट क्षय होने, कौन नष्ट होने लगता है, कोई चीज, धातु, ठीक है ना। जब धातु ऑक्सीजन, नमी, अम्ल, SO2 इत्यादि के संपर्क में आकर, इत्यादि के संपर्क में आकर यहाँ पे देना बढ़िया, ठीक है। अगर नष्ट या क्षय होने लगती है तो इसे संक्षारण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? माने नमी के, अब सोच लीजिए कोई धातु है, कोई धातु है, समझो बात, वो पानी के संपर्क में आ गया, जल के संपर्क में आ गया, तो जब जल के संपर्क में आ गया तो जल में क्या उपज होता है, ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन के भी संपर्क में आ गया, तो अब धातु में क्या हो जाएगा, उसमें जंग लगने लगेगा। तो ये जंग लगता है तो क्या होता है, क्षय होने लगता है, खराब होने लगता है धातु। जैसे दरवाजा है, उसमें जल का अंश आ गया है ना, तो जल का जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करता है तो उस तरह क्या हो जाता है, उसमें जंग पकड़ लेता है। जब भी जल के संपर्क में आ जाएगा कोई भी धातु, उसमें क्या पकड़ेगा, जंग पकड़ेगा, क्योंकि जल पानी है प्लस ऑक्सीजन भी होता है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, ये सब होता है, सबके संपर्क में क्या होगा, वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है। देखिए कहीं कहीं ना पूरा ना मूर्छा का पूरा 5 किलो की चीज 2 किलो हो जाता है ना, मूर्छा तो भलेगा उसमें जंग, लेकिन धीरे धीरे चोटा लेखा छोड़ने लगता है, वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, उसका मतलब उसका मजबूती खत्म हो जाता है। क्या जी, अब बताइए कि कौची कौची के संपर्क में आके खराब होता है, जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आके, है ना बाबू। देखिए जैसे नहीं समझते बाबू, इसका एग्जाम्पल समझिए। लोहा, है ना बाबू, लोहा कौची के संपर्क में, ऑक्सीजन और कौची, नमी के संपर्क में क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू XH2O बनाता है। यही क्या, इसे क्या कहिएगा आप लोग, जंग, है क्या बाबू, XH2O है ना, आप इंटू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखिए बात कौन का बता रहे हैं, Fe2O3 इसमें ऑक्सीजन संपर्क में आ गया कि नहीं, संपर्क में आ गया ऑक्सीजन, और क्या संपर्क में आ गया, जल। आपका अब कितना जल आया उससे मतलब नहीं है, मतलब जल का आ गया इसलिए X लिखे हैं, तो जल के संपर्क में आ गया, आप प्लस कौन के संपर्क में आ गया, ऑक्सीजन के, तो ये इसमें क्या पकड़ लिया, अभी जंग पकड़ लिया। लिखे ना कि जब लोहा, ये शुद्ध लोहा है, ऑक्सीजन और नम यानी जल के संपर्क में आता है तो क्या पकड़ लेता है, जंग। तो यही क्या आपका, यही प्रक्रिया क्या है, देखिए संक्षारण है। जब कोई धातु ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आकर क्षय होने लगता है, यानी जंग लग जाता है उसमें, तो इसी प्रक्रिया का कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, सिंपल है। अगर एग्जाम में लिखे तो सुनिएगा, लिखिएगा। जब धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी, SO2, CO2 ये सब दीजिए इत्यादि के संपर्क में आकर क्षति होने लगती है उसकी, या फिर क्षय होने लगती है, खराब होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, इसका कारण क्या है बाबू, इसका बताइए कारण क्या क्या है। कारण में तो यही तो हम लोग, कारण क्या है बाबू, देखिए कारण लिखना कोई जरूरी है का, कारण में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नमी आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। कारण में क्या आएगा, नमी आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, अम्लीय आ जाएगा, या लवणीय आ जाएगा, छोड़ देता है, अम्लीय की वजह से हो जाता है। देखिए आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 नंबर में नमी, 2 नंबर ऑक्सीजन, 3 नंबर अम्लीय, लवणता के कारण खराब हो जाता है। अब हम बता रहे हैं, सुन से, ये क्या हो गया कारण। अब क्या उसमें दिया गया, इससे बताइए लाभ क्या होता है, लाभ होता है इससे, लाभ तो नहीं होता है, काट दें इसको। कोई चीज संचारित हो जाएगा तो उसमें लाभ कैसे होगा, नुकसान का सिवाय। अब बताइए हानि, हानि में क्या क्या होगा बाबू, धातु क्या होता है,
अरे तो बैठेगा तो बनवा होशियार ठहरे। समझिए हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। छोड़िए, अपना अपना झंडा दिखा के वोट लेके चला जाएगा, आपकी कोई फायदा नहीं होने वाली है। भुला रखिए, सब कुछ झंडा दिखा दिखा के और दूसरा का झंडा लेके उठाने से कोई फायदा है भाई मेरे? कुछ फायदा नहीं भाई, कोई आपके काम करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आप भुला रखिए, भले आपका वोट एक राष्ट्रपति का वोट बराबर है, एक ठेला चलाने इतना अधिकार है वोट का, यानी इतना राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक जितना राष्ट्रपति का अधिकार है वोट का, उतना एक ठेला झाड़ू पोछा लगाने वाला का वोट का उतना ही अधिकार है। लेकिन जब वोट दे देगा ना तो कोई भेल न रह जाता, साध्या का टमाटर से मार के लगा दिया, कोई फायदा नहीं बाबू। पढ़िएगा, लिखिएगा, आगे बढ़िएगा, इस सब चक्कर मत रहिएगा। हाँ, ये बात सुनिए, पैसा देगा तो ले लीजिएगा, पैसा देगा तो ले लीजिएगा, भले वोट कोई भी दीजिएगा, आपकी मर्जी है। क्या पैसा देगा तो 2000, सुना, जब 2000 देगा ना, 2000 दे देगा तो बोले गुट दिया 4000, ऐसे बोले कि चाहिए। पैसा में कमी ना, तो मैंने पैसा लूटा है, पैसा कमी लगता है। जब बोलता देता है 5000 तो कहता है 7000 दे रहा है, दीजिए 8000 रख लो पैकेट में, उसके बाद वोट दिया है ना। क्या जी गलत कर रहे हैं, पैसा लेने में कभी ना। देखिए, हानि हमने पहले क्या लिखा है, धातु का हो जाती है बाबू, कमजोर हो जाती है, या धातु की मजबूती कम होने लगती है, इसमें कोई दिक्कत है? सेकेंड, वस्तु टूटने लगती है, लिख दें। और कुछ लिखते हैं बाबू? आर्थिक नुकसान होता है, छोड़ दिए बाबू। और कुछ लिखते हैं? देखिए बाबू, आर्थिक नुकसान होता है कि नहीं होता है? मान लो कोई सामान किना है पैसा लगा के, उसका खराब हो गया तो आपका आर्थिक नुकसान नहीं होगा? तब हमारे गांव में तो बढ़िया बढ़िया इकोनॉमी बचा के रखा है, बढ़िया बढ़िया गंजा वाला के दारू वाला के इकोनॉमी यही चलाता है हमारे गांव के लोग। कुछ कुछ इतना खरीदते हैं ना उन लोग का, इकोनॉमी इसी पर टिका है, अर्थव्यवस्था उन लोग का, समझ गए? तो सोचिए, अगर ये लोग नहीं चलेगा कुछ तो सामान धंधा चौपट हो गया, नहीं चौपट हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं भाई मेरे, कारण हो गया ना, हानि हो गया। अब क्या देखते हैं बाबू, बचाव के उपाय। बचाव के उपाय बाबू ध्यान दीजिए, यही इंपॉर्टेंट आपका है, समझ रहे ना? संचारित होने से बचाने के लिए, जंग लगने से पहले क्या उपाय करें, उसमें जंग लगवे ना करे। का जी देखिए, तो उपाय, ढेर होशियार बनिएगा ना तो होशियारी 2 मिनट भूलवा देंगे। भाई ज्यादा घर रखा, सुना, ध्यान दीजिए। तो वो तो जे देखिए, जे जाएगा उससे पीट देंगे, किस गुस्सा में पीट देते हैं, फिर सामने वाला क्या है, डजन मैटर। बाबू पहला सुनिए, उपाय दिमाग लगाइए। अगर हमको जंग से बचाना है तो ग्रीस लगा देवे के, एक बच गई, उपाय हो गई। पहला ग्रीस करके, चाहे ग्रीस लगा के, ठीक है। ग्रीस का अगर लगाते हैं किसी में तो क्या जंग लगता है? उसमें नहीं लगता है। वार्निश करके, एक वार्निश आता है, ठीक है। आप वार्निश मत लिखिएगा, आपको दिक्कत हो रहा है। देखिए बाबू, ग्रीस करके हो गया। अब बताओ, अभी हम लोग 2 चीज पढ़े, 2 टॉपिक पढ़े, एक पढ़े एनोडीकरण, एक पढ़े गैल्वेनाइजेशन। तो क्या ये दोनों का चीज के लिए काम करता है? कौन सी काम करता है? ये जंग से बचाने के लिए काम करता है। इसका काम क्या है? जंग से बचाना। तो पहला क्या पढ़े थे हम लोग? एनोडीकरण। तो क्या इसके संचारित होने से बचाने के लिए उसका उपाय क्या है? पहला ग्रीस है, दूसरा कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन, तीसरा कर सकते हैं एनोडीकरण। लिख सकते हैं कि दोनों काम तक क्या करता है? जंग से बचाने काम करता है। तो एक लिखते हैं एनोडीकरण। क्या करते हैं? एनोडीकरण में क्या करते हैं? धातु के ऊपर ऑक्साइड के परत चढ़ा देते हैं। और गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? जस्ता के परत चढ़ा देते हैं। का जी तीसरा गैल्वेनाइजेशन। चौथा मिश्र धातु बना के, सुनिए, किसी चीज का मिश्र धातु बना दीजिए। मिश्र धातु मतलब मिला के कोई धातु होगी, जैसे कैसे हो गया, सोना हो गया। पीतल कैसे बनता है? तांबा और जस्ता ले। पीतल कैसे बनता है? तांबा और जस्ता ले। तब तांबा क्या है? धातु है ना।
जस्ता क्या है? धातु नहीं है, धातु है। दोनों को मिलेंगे तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा। तो पीतल में कभी जंग लगेगा? आपको लगता है जंग लग जाएगा? नहीं लगता है पीतल में जंग। कॉपर में लग जाएगा, है ना? अच्छा, जस्ता में लग जाएगा जंग, लेकिन किस में नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि पीतल क्या है? मिश्र धातु है। मिश्रित करके हम लोग क्या बनाए हैं? पीतल बनाए हैं। तो जिसको हम मिश्रित करके बना देंगे उसमें जंग हाली नहीं पकड़ता है, इसलिए क्या लिखे? मिश्र धातु बना के। समझ गए? अच्छा, और कुछ लिख सकते हैं बाबू इसमें? हाँ, क्रोमियम के परत चढ़ा करके। और कुछ हो सकता है? इतना काफी है ना? 5 को होगा ना यार, लिखते हैं 5वां। क्रोमियम इसमें कोई दिक्कत है? आप लोग याद नहीं हो गया? संक्षारण से बचाने के उपाय क्या क्या है? संक्षारण से बचाने के उपाय क्या क्या है? तो कैसे करिएगा? एनोडीकरण, जस्तीकरण, ग्रीस, है ना? और क्या बताया आप लोग को? मिश्र धातु 4 को होगा। एगो लिखने का वार्निश, क्रोमियम परत एगो लिखते हैं वार्निश करके। ये हो गया ना? ये आपको लिखना जरूरी है। ये कारण लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कारण तो इसी में आता है आपका, कुछ नहीं है इसमें। हानि लिख दीजिएगा। हानि में क्या होता है? कमजोर हो जाता है, वस्तु टूटने लगती है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आप गरीब हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं, है ना? ये कोई दिक्कत बा? अब आप पढ़ते हम लोग सोना चांदी तांबा। उतारिए इसको पहले बढ़िया से, ध्यान दीजिए बाबू। क्या हो रहा है सुनिए, बात ना बकैती ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले हम क्या लिखे क्वेश्चन? 24 कैरेट सोने का अर्थ क्या होता है? हाई सोना, हाई सोना, गोल्ड, नो स्लिप। देखिए, गोल्ड क्या है? धातु है। गोल्ड क्या है? धातु है। तो आप जब ट्रांसलेशन बनाते होंगे, ट्रांसलेशन, तो उसमें लिखा होता है कि धातु जो होता है, धातु वाला सोना में कभी भी, धातु वाला सोना कभी भर्व नहीं होता है। धातु वाला सोना कभी भर्व होता है? गोल्ड भर्व है कि नहीं बताइए? गोल्ड भर्व है? नहीं, क्योंकि धातु है ना गोल्ड। अब मुझे कहते हैं स्लिप, स्लिप क्या है? भर्व है। भले सोना वो है, सोना वो है, लेकिन धातु है ना, धातु में कोई भर्व नहीं होता है। और इंग्लिश थोड़ा बता दिए हैं। हंस रहे काले मेरे भाई, फालतू को हंस रहा है यार। कह रे तुमको बोल रहे भाई, झूठो खानी भूलवा रहा है गाला कहीं का। हमारी आंखें है, नजरें देख लेती है। सुनिए, 24 कैरेट, तो पेपर में पूछता है कि सोने को हम लोग किस में मापते हैं, कैसे तोलते हैं, क्या किस चीज में? कैरेट में। ये प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि सोने को किस में कहता है? तोला जाता है कैरेट में। 1 कैरेट बा कि 2 कैरेट बा? समझे आप लोग? कैरेट में। तब पूछे पेपर में कि बताइए, सोने की शुद्धता की जांच, सोने की शुद्धता की जांच किससे किया जाता है? कैरेट से। सोने की शुद्धता की जांच किससे मालूम करते हैं हम लोग? कैरेट से। तो पेपर में कैरेट और ऑप्शन देगा कहीं ना कहीं, आपको मिल जाएगा, हो सकता है। तो अब प्रश्न मेरा क्या है कि 24 कैरेट सोने का अर्थ का, देखिए कोई भी सोना हो, अगर प्योर गोल्ड सोना है, शुद्ध सोना है, तो क्या कैरेट होता है? 24 कैरेट का। तो पहला पेपर में प्रश्न पूछा था आपसे कि बताइए, शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। यानी कोई सोना अगर 24 कैरेट का है, इसका मतलब क्या है? शुद्ध है। तो शुद्ध बताइए, 24 कैरेट सोने का अर्थ क्या है? शुद्ध सोना। अगर संक्षेप में क्या है? शुद्ध सोना। यानी सोना जो है उसमें कोई मिलावटी नहीं है, यानी 100% क्या है? सोना है। यानी 24 कैरेट इज इक्वल टू 100%। हम कह सकते हैं 24 कैरेट में कोई मिलावटी नहीं है, 100 के 100% क्या है? सोना है। तो आइए, 24 कैरेट सोने का अर्थ कर दो बाबू, लिख दे बाबू। चलिए, 24 कैरेट सोने का अर्थ कितना होता है? 24 कैरेट सोने का अर्थ होता है 100%, यानी शुद्ध सोना। लिखते हैं इसमें
अन्य धातुओं का मिश्रित चाहे मिश्रण नहीं होता है। समझे बाबू? यानी इस बात को ध्यान रखिएगा। 24, चूंकि 24 कैरेट बराबर 100%, इसको मत भूलिएगा, ठीक है? 24 कैरेट मतलब क्या चाहिए? 100%। 100 यानी कितने बाबू? 24 कैरेट में 99.999% क्या होता है? सोना होता है। अब पॉइंट में जो है ना दशमलव में थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा आ जाता है उसमें, लेकिन 99.99 जितना है क्या है वो शुद्ध सोना है। इसको क्या मानेंगे? शुद्ध सोना कहेंगे? बताइए। अब बढ़ते बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, 18 कैरेट सोने का पूछता ना जी। 18 कैरेट देखिए, ध्यान सुनिए, 18 कैरेट सोने का अर्थ क्या है? देखिए, कोई भी चीज है, समझे मेरी बातों को, आपको अगर कुछ ही बनाना है तो अगर आपको जिससे करेंगे मतलब कि 18 कैरेट सोना है, कोई हमारे पास कोई आभूषण है, मतलब कोई हार है, नेकलेस है कोई, तो उसमें 18 कैरेट क्या है? सोना है। इसका मतलब 18 कैरेट सोना है, इसका मतलब 6 कैरेट अन्य धातु मिलाए होंगे। समझे? तब कितना हुआ होगा? 24 के 100%। तब हम धातु चाहे कोई चीज हार चाहे सोना बना देते हैं। समझे? 18 कैरेट, इसका मतलब ये है कि 18 कैरेट सोना है उसमें, बाकी सब क्या है? धातु है, अन्य धातु है, जिंक कॉपर सब इत्यादि हो सकता है, मिलावटी है वो। 18 कैरेट कैसा है बताइएगा? अशुद्ध होता है। शुद्ध सोना होता है? नहीं होता है। बताइए, 18 कैरेट सोना में कितना भाग सोना होगा? 18 भाग। कितने भाग? 18। इसमें 18 भाग क्या होता है? और 6 भाग अन्य धातु। परसेंट में अगर बाबू हम लोग देखेंगे, मान लीजिए अगर हम लोग परसेंट में देखेंगे तो आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि 24 कैरेट में कितना होता है? 100%। 24 कैरेट में क्या परसेंट? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 कैरेट में कितना होगा? 100/24 होगा। हम क्या कैरेट का निकाल रहे हैं? 18 कैरेट का, यानी 18 से गुना कर देंगे इसमें। 6 चौके 24, 6 18, 25 चौके 25 3 75, यानी सॉरी 1 कैरेट लिखा, 18 कैरेट ना। आप बताइए, 18 कैरेट मतलब कुछ ही 75% क्या है? सोना है। 75% क्या है? सोना है। अब बाकी मिलावटी में क्या आ जाता है आपका? 25% क्या हो जाएगा आपका? अन्य धातु हो जाएगा। अगर प्रतिशत में इसको देखें हम लोग, प्रतिशत में बाबू, प्रतिशत में देखें तो 75% क्या है? सोना है, और 25% अन्य धातु। आपको समझ में? आप लोग का बता रहे हैं हम आप लोग को। शुद्ध सोना क्या कैरेट? 24 कैरेट। हो सकता है कि शुद्ध सोने का कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट का। समझ गया? नहीं बोलता होल मार्क का है, बोलता है ना होल मार्क का है। होल मार्क होची 24 कैरेट, बट 24 कैरेट का होता नहीं है, कोई भी होल मार्क 24 कैरेट नहीं होता है। अब आते हैं 22 कैरेट। कितना आते हैं? 22 कैरेट। देखिए 22 कैरेट जब निकालेंगे हम लोग 22 कैरेट सोने का, तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते हैं 22 कैरेट का कितना होगा? तो 22 कैरेट कुछ ना कुछ बेसी होगा 75% से, 85 ले सकते हैं आप, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो जी 22 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं 22 से? इसका 11, इसका 12, इसका 6, इसका 50, इसका 25, इसका 3, 25 ले गुना करो, 25 250, 25 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 11 5 8। हम गुना गलती किए था, गुना गलती किए हैं। गुना कीजिएगा ना, कितना परसेंट बाबू? कोई आइडिया है आप लोग को? कितना आएगा? तो 75% बेसी आएगा। अरे यार तू लोग बताना पड़ता है भाई। पर देखो, देखिए 100/24 गुना 22, 11 12 6 50 25 3, 25 दाम 250 और 25 200 75 होगा ना। 3 से भाग 3 नवा 27 और 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 91 कुछ परसेंट क्या है? सोना है। 22 कैरेट का अगर बात करें हम लोग, 22 कैरेट में, यानी 22 कैरेट में 22 भाग क्या है? सोना, और 2 भाग क्या है? अन्य धातु है।
समझो बाबू, इसमें 22 भाग सोना और 2 भाग अन्य धातु। अगर प्रतिशत में देखते हैं, प्रतिशत में बताइए 91.6% क्या होगा? सोना, यानी ज्यादा सोना है। और कितना परसेंट है आपका? 9.8%। 8.4% क्या है? अन्य धातु। कितने बाबू? 8.4%। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? आप समझ ध्यान से, 24 कैरेट माने कितना सोना होगा में? 100 के 100% क्या सोना है, ठीक है। अगर 18 कैरेट का अगर है सोना, इसका मतलब उसमें क्या किया गया है? उसको शुद्ध करने के लिए, मतलब उसको ज्यादा करने के लिए, 24 कैरेट बनाने के लिए क्या किया? उसको कुछ मिलाया गया है। अब कोई 10 कैरेट सोना, इसका मतलब क्या है? आधा से बेसी क्या वो करा अन्य धातु का है कि ना? आधा आपका 12 हो जाएगा। अगर आप शुद्ध सोना का अगर 12 भाग डालते हैं तो 12 भाग आपको अन्य धातु मिलाना पड़ेगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो आपका नेकलेस बनता है, जो आपका आभूषण बनता है, इससे क्या बनता है? आभूषण बनता है पहनने वाला। तो जिससे बनता है क्या? 24 कैरेट का बनता है। कहीं बनेगा 24 कैरेट के? 24 कैरेट का जो बनता है ना बाबू, एकदम नाजुक होता है। ऐसे कीजिएगा पट में टूट जाएगा, उठा ही नहीं सकता वो। कभी उसका हम डायमंड का शेप दे ही नहीं सकते हैं, सॉरी डायमंड करें हार का, कोई चाहे नेकलेस का, उसका शेप नहीं दे सकते, वो टूट जाएगा। प्योर कभी शुद्ध नहीं हो सकता है सोना, समझ रहे हैं? भले शुद्ध सोना होगा, इन्हीं का नहीं होगा, लेकिन उसका हम लोग हार नहीं बना सकते हैं, टूट जाता है, नाजुक हो जाता है। बताएं क्या कि 1 ग्राम सोना का खींचे तो कितना बनेगा? 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। तो सोचिए कितना बन जाएगा तार, इतना पतला हो सकता है। तो शुद्ध सोने को हम लोग, आप लोग कोई भी हो, उसका हम लोग कान में के, नाक में के, मुंह में के, दांत में के, कोई भी चीज पहनने वाला चीज नहीं बना सकते, आभूषण नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि टूट जाता है, वो बन ही नहीं सकता है, तो पिघल जाता है। समझ बात करना आप लोग? इसीलिए सोना कैसे बनाता है? अब बताइए कि 24 कैरेट मजबूत होगा कि 22 कैरेट मजबूत होगा कि 18 कैरेट मजबूत होगा? ज्यादा कौन मजबूत होगा? 18 कैरेट। सबसे अधिक मजबूत कौन होगा? 18 कैरेट। 22 कैरेट 24 कैरेट की तुलना में 18 कैरेट का जो सोना बनेगा आपका क्या होगा? बहुत मजबूत होगा। तो कोई भी आपको गांव घर में सोना देता है तो क्या 24 कैरेट देता होगा? नहीं देता है, वो देता है 18 कैरेट। 22 में भी नहीं देगा वो। 22 हो तो आपका हॉलमार्क का 20-22 के बीच में रहता है, वो हॉलमार्क का रहता है, उसका रेट खाली गिरता नहीं है। बट 18 जो कैरेट होता है उसमें तो 75% सोना है, आप 25% अन्य धातु मिला के बनाए आपको का जी। और जब से मिलाएगा नहीं तब से आपका शेप बनेगा नहीं, कोई भी हो, ठीक है, गला में के हार हो, चाहे कोई भी चीज हो, नहीं बन पाएगा। मिलाना भी जरूरी है। इस बात को समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हैं? तो शुद्ध सोना का 1 कैरेट 24 कैरेट, ठीक है। क्या 24 कैरेट का हम शुद्ध सोना का आभूषण बना सकते हैं? तो कहिएगा नहीं बन पाता है, टूट जाता है वो। इसलिए किस कैरेट, कितना कैरेट बनता है? 18 या फिर 22 का बनता है। तो आपसे पेपर बस 24 पूछेगा, एक हो सकता है कि 18 पूछ दे कि 18 कैरेट सोना में कितना परसेंट सोना होता है, नहीं पूछ सकता है। 75%। क्या भाई कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइए 24 कैरेट का हम सोना बना सकते हैं आभूषण? नहीं बना सकते हैं 18 कैरेट का। 18 कैरेट का मजबूत होता है कि नहीं होता है? कोई भी शुद्ध सोना का भूला रखिएगा, कोई भी सोना लेके आता शुद्ध सोना नहीं है, उसमें मिलावटी है, इस बात का रखिएगा। कभी शुद्ध सोना का नहीं बन सकता बिना मिला के। इसमें कोई आप लोग दिक्कत है ना? कैरेट पूछेगा एग्जाम्पल में, एग्जाम में कैरेट पूछ सकता है कि सोना की शुद्धता की जांच करने के लिए किससे जांच करते हैं हम लोग? कैरेट से, ठीक है ना। कोई पूछे क्या कैरेट सोना बा, तो कोई कही 12 कैरेट, यार 50% सोना है, अशुद्ध सोना है ना, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मिला के तैयार किया गया सोना। इसको पहले उतारिए, आगे बढ़ते हैं।